हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं में परमाणु संरचना एवं रासायनिक आबंधन इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज रासायनिक बंध जिसमें संयोजकता बंध के बारे में हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे जिसको हम संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। पिछले कालखंड तक हमने परमाणु संरचना, हमारा जो पाठ का चैप्टर ए टॉपिक ही है, उस पर हमने कई ढेर सारे बातों की हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम आज इसमें रासायनिक आबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें रासायनिक आबंधन जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो रासायनिक बंध क्या है, इसके बारे में हम ऐसे 11वीं कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। आइए पुनः हम इसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक बंध क्या है हम देखेंगे। जैसे हम कोई अणु देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए H2, ये हाइड्रोजन का एक अणु है। कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं, परमाणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है। दोनों के बीच में हम जब अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, डैश कर देते हैं। तो डैश क्या है? तो डैश यहाँ पर एक बंध है, इसी को हम यहाँ पर रासायनिक आबंध बोल रहे हैं। बंध ही इसको हम दूसरे प्रकार से हम आबंध के नाम से जानते हैं। तो ये किस प्रकार से हम इसको डैश करते हैं, डैश लिखने का मतलब क्या है, यही हम आज यहाँ पर इसके अंदर में समझेंगे। और इसका यहाँ पर एक सिद्धांत है। ऐसे हम बंध को कई प्रकार से जानते हैं। इसमें एक बंध होता है जिसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। अंग्रेजी में इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में सहसंयोजक बंध के नाम से जानते हैं। ऐसे हम और कई बंध सुनने हैं, जैसे आयनिक बंध, उपसहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध आदि। लेकिन आज हमको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत में यहाँ पर रासायनिक आबंधन के अंतर्गत हमें सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। और सहसंयोजक बंध क्या हैं, किस प्रकार से बनते हैं, तो यहाँ पर एक हम इसको समझ रहे हैं, इसमें ऐसे डैश कर देते हैं, एक लकीर खींच देते हैं इस प्रकार से, तो हम इसको समझते हैं ये सहसंयोजक बंध है। तो किस प्रकार से बंध बना हुआ है, इसी के बारे में 2 वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था हिटलर और लंदन। उन्होंने 1927 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसको आगे फिर से 2 वैज्ञानिक और है इसमें, पाउलिंग और स्लेटर। इन्होंने 1933 में उस सिद्धांत को और आगे विकसित किया उन्होंने, और दोनों ने फिर मिलकर के, हिटलर, लंदन और पाउलिंग और स्लेटर, इनके द्वारा जो दोनों सिद्धांत था इनको मिला करके नाम दिया गया संयोजकता बंध सिद्धांत। तो ये मुख्यतः सहसंयोजक बंध से संबंधित है। तो किस प्रकार से होते हैं, इसमें कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सिद्धांत का नाम है यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संक्षिप्त में हम इसको VBT कहते हैं, VBT। V का मतलब यहाँ पर वैलेंस, B का मतलब बॉन्ड और T का मतलब थ्योरी। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत हिटलर और लंदन, ये 2 वैज्ञानिक रहे। उन्होंने 1927 में सिद्धांत को सुझाव दिया। इसमें आगे इसको पाउलिंग और स्लेटर, पाउलिंग और एक वैज्ञानिक रहे, इसका नाम था स्लेटर। इन्होंने 1933 में इस हिटलर लंदन के द्वारा प्रस्तुत मॉडल को, सिद्धांत को उन्होंने आगे और विकसित रूप में बनाया। दोनों ने मिल करके फिर सिद्धांत दिए जिसको हम यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT के नाम से जानते हैं। तो इसके क्या क्या अभिगृहित रहे, हम इसके बारे में यहाँ पर समझेंगे।
अभिगृहित, जिसको हम अंग्रेजी में पास्चुलेट्स कहते हैं। तो क्या क्या उन्होंने बताया, किस प्रकार से सहसंयोजक, ये जो है मुख्यतः हम पुनः समझें इसमें, यह सहसंयोजक बंध से संबंधित है। सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, इसी के बारे में उन्होंने थ्योरी दिया है, सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो क्या क्या उसके अभिगृहित रहे, पास्टुलेट्स रहे, उसको हम यहाँ पर समझते जाएंगे। पहला है इसमें सहसंयोजक बंध परमाणु के द्वारा बनता है, परमाणु द्वारा बनता है। हम जिसको हम अणु कहते हैं, यह परमाणु के द्वारा बना हुआ है। इसमें सहसंयोजक बंध परमाणु के द्वारा बनता है। दूसरी बात देखेंगे, परमाणु के संयोजकता कोष, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब सहसंयोजक बंध पढ़ रहे हैं, तो सहसंयोजक बंध कौन बनाता है, तो पहला यहाँ पर यह परमाणु के द्वारा बनता है। परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर है सबसे बाहरी कोष, जिसको हम संयोजकता कोष कहते हैं। वही के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही भाग लेते हैं सहसंयोजक बंध बनाने में, और फिर इस प्रकार से अणु का निर्माण होता है। अब तीसरा मूल जो बिंदु है हम देखेंगे, वो जो संयोजकता कोष है, संयोजकता कोष के केवल अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित कक्षक, अर्थात ऐसा कक्षक जिसमें, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक कक्षक है ये, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वही कक्षक जिसको यहाँ पर कहा गया है अर्धपूरित कक्षक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यही उस सहसंयोजक बंध को बनाने में भाग ले सकता है। क्योंकि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में जरूरी नहीं कि सभी के सभी ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे उसमें, कक्षक में पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं और कक्षक खाली भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसी को हम यहाँ पर समझेंगे जिसमें कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है उस कक्षक में, जिसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, अर्धपूरित कक्षक ही इस बंध को बनाने में भाग लेते हैं, सहसंयोजक बंध को। अब आगे चलते हैं, इसमें चौथा पॉइंट, ये जो अर्धपूरित कक्षक है, जो दूसरे परमाणु हैं उनके साथ वह क्या करता है, अतिव्यापन। मैं समझने के यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, पूरे पॉइंट को, अर्धपूरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन होते हैं। यहाँ पर एक शब्द है, हम कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अतिव्यापन, जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं। एक कक्षक दूसरे कक्षक को ढकता है, सामान्य शब्द में ढकना समझते हैं, कुछ अंश उसको, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे कक्षक मान लीजिए एक इस प्रकार से, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ऐसा ढक रहे हैं इसे। एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखें इसमें, तो यहाँ पर ये जो है अतिव्यापन हो रहा है, इसको हम रसायन में ढकना नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, अतिव्यापन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अर्धपूरित कक्षक जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों आपस में क्या कर ले, अतिव्यापन करेंगे। आगे पांचवा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, जैसे ही अतिव्यापन होते हैं, अतिव्यापन, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा लो हो जाती है, कम हो जाती है, और उस प्रकार से ऊर्जा के कम होने से अणु बन जाते हैं। अब एक ही कक्षक में आ जाएंगे, जैसे ही ऊर्जा कम हो जाएगा तो दोनों परमाणु के नाभिक एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, जिसको हिंदी में हम संबद्ध कहते हैं। या इस प्रकार से एक अणु का निर्माण होता है, या अणु यहाँ से बनता है। और जब अणु यहाँ पर ऊर्जा कम हो जाती है तो वही जो है, यहाँ पर मैं छठा पॉइंट को यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, उसमें ये मिटा रहा हूँ इसको मैं। तो जैसे यहाँ पर ऊर्जा कम हो जाते हैं, तब अणु जो है, अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, अणु का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है?
क्योंकि ऊर्जा कम हो जाती है। तो जिसकी भी ऊर्जा ज़्यादा होती है वह अस्थायी होते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होती है वह स्थायी होता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस प्रकार से वह क्या होता है, अस्थायी होते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को किसी ऐसे परमाणु जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ क्या बनाता है, वह बंध बनाते हैं। तो हम लोग इसको समझ रहे थे, इसमें रासायनिक बंध क्यों बनते हैं। तो रासायनिक बंध बनने का कारण क्या है, क्योंकि परमाणु के पास एक या दो या तीन ऐसे अलग अलग परमाणु में अलग अलग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसी के अनुरूप वह क्या बनाता है, बंध बनाते हैं। और इस प्रकार से स्थायित्व बढ़ता है जब उनके परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होते हैं। आगे हम इसको समझेंगे। यहाँ पर अणु में स्थायित्व बढ़ता है तब इसमें बंध किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में समझेंगे इसमें। तो यह जो है बंध की प्रबलता, बंध की प्रबलता माने बंध कितना प्रबल होगा वो किस पर निर्भर करता है, वह अतिव्यापन के सीमा पर निर्भर करता है। अतिव्यापन के सीमा पर निर्भर करता है, अर्थात कम अतिव्यापन होगा तो उस स्थिति में बंध दुर्बल बनेंगे, ज़्यादा अतिव्यापन होगा तब उस स्थिति में बंध जो है ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। और ये जो बंध है थोड़ा हम समझेंगे इसमें। अतिव्यापन जब बंध बन जाते हैं तो यह बंध का नाम है सहसंयोजक बंध, और यह सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक मतलब एक निश्चित दिशा की ओर वह हमको इंगित करता है कि किस प्रकार से कौन सी दिशा में यह बंध बना हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अभिगृहित रहे, इसके पॉइंट्स रहे। अब इसी को हम यहाँ पर थोड़ा चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे इसमें। अब यहाँ तक हम समझ चुके इसमें किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनता है, और इस सहसंयोजक बंध के जो प्रकार होते हैं नाम के आधार पर हम देखेंगे इसमें। तो दो प्रकार से होते हैं, एक को कहते हैं हम सिग्मा बंध और दूसरा को हम कहते हैं यहाँ पर पाई बंध। इसका संकेत हम कक्षा 11 से पढ़ता रहे। इस प्रकार से ये सिग्मा है, इसको सिग्मा बंध कहेंगे, और इस प्रकार से ये पाई बंध। तो ये दोनों के दोनों सहसंयोजक बंध हैं, और ये दोनों किस प्रकार से बनते हैं आइए हम इसको अभी जो अभिगृहित पढ़े हैं इसी के आधार पर हम इसको समझेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बंध किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सिग्मा बंध की बात हम यहाँ पर करेंगे इसमें। सिग्मा बंध तो पहले देखते हैं कौन कौन से परमाणु कक्षक हैं जिनका अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। तो पहला इसमें है ए, लिख देता हूं मैं इसको। एस और एस के मध्य जब अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन, तब यहाँ पर सिग्मा बंध बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण में साथ साथ लेते हैं इसमें। उदाहरण के अंतर्गत H2 का बनना कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका जब इलेक्ट्रॉन मास लेते हैं तो 1s1। ऐसा दूसरा हाइड्रोजन भी है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन मास लेते हैं तो 1s1। इसको चित्र के माध्यम समझेंगे। एस की आकृति क्या होती है, यहाँ पर गोलाकार, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, इसमें एक ही कोश होते हैं, यही बाहरी कोश है, इसका संयोजी कोश है। और इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में क्या होता है, यहाँ पर अतिव्यापन। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक कक्षक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक कक्षक, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब एक ही कक्षक में आ गए इस प्रकार से। तो इस चित्र को क्लियर कर बना लेते हैं इसमें।
ये पहला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब बंद बना तब दोनों का चक्रण विपरीत हो जाता है। जैसे बंद बनते हैं तो चक्रण क्या होता है, विपरीत हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर ये H था और H था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के मध्य में अतिव्यापन हो गया, इसके फलस्वरूप एक बंध बन गया। इसी को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इसको हम डैश जैसा लिखते हैं इसमें। इस प्रकार से अतिव्यापन, इसमें दोनों के दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक ही कक्षक में आ गए हैं। इसको समझने के लिए समझें इस प्रकार से, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में आ गए और इस प्रकार से दोनों का चक्रण क्या हो गया है, विपरीत, और इस प्रकार से ऊर्जा वहाँ से मुक्त होती है और उस अणु को स्थायित्व प्रदान करती है। तो ये हो गया यहाँ पर सिग्मा बंध एस अतिव्यापन के फलस्वरूप भी बनते हैं। और कौन कौन से अतिव्यापन हैं जिसमें सिग्मा बंध बनेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। एक उदाहरण हो गया यहाँ पर H2 का बनना। दूसरा देखेंगे यहाँ पर हम, दूसरा S और P के अतिव्यापन के फलस्वरूप भी बन सकता है। तो एक है S और दूसरे का P, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और उस P कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, P का आकार सब हम समझ चुके हैं, डंबल का आकार होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से। तो जब दोनों के मध्य में अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन, तो क्या होंगे, ये दोनों को आपस में टच कराएंगे इस प्रकार से, ये हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया P का है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में आ गए और इस प्रकार से उनका चक्रण क्या होता है, विपरीत। एक का ऊपर तरफ लिखना, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ मैं, इस प्रकार से ऐसा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये बंध बन गया। ये बंध कौन सा होगा, यहाँ पर ये सिग्मा बंध है इसमें। जैसे उदाहरण के हम थोड़ा समझेंगे इसको, एक है H और एक है F। हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन मास लिखते हैं तो 1s1 होता है, और फ्लोरीन का जब हम इलेक्ट्रॉन मास लिखते हैं आखिरी में लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2pZ में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस प्रकार से फ्लोरीन का एक P कक्षक है और हाइड्रोजन का S, दोनों के मध्य में अतिव्यापन हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर सिग्मा बंध बनते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको H और F, और इस प्रकार से बंध लिख देते हैं इसमें। ये हो गया यहाँ पर SP अतिव्यापन। आगे चलेंगे हम यहाँ पर तीसरा प्रकार के अतिव्यापन जिसमें सहसंयोजक बंध बनते हैं। तीसरा प्रकार का यहाँ पर अतिव्यापन है PP अतिव्यापन। और P और P के मध्य में हम जैसे पढ़ते हैं, इसमें P कक्षक में ये P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार से, जिसको हम PX, PY और PZ के नाम से जानते हैं। और इन तीनों में यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इनके मध्य में अतिव्यापन होते हैं। तो जो P कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, उनमें जो कक्षकों का अतिव्यापन हो रहा है, ये 2 प्रकार से होते हैं। इसके अंतर्गत में पहला, एक को कहते हैं समाख्य, PP समाख्य अतिव्यापन, या इसी को हम सम्मुख अतिव्यापन कहते हैं, समाख्य अतिव्यापन। तो यहाँ पर ये जो PZ अक्ष होते हैं, यहाँ पर देखिए Z अक्ष, इस प्रकार से हम 3 अक्ष में बांट रहे हैं इसको। ये X अक्ष हो गया, ये Y अक्ष हो गया और ये Z अक्ष है। ये Y अक्ष और Z अक्ष, X अक्ष की बात करेंगे और Z, तो Z यहाँ पर जो है, इसी यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर इसको अंतर्नाभिकीय अक्ष बोलते हैं। इसी अक्ष में ही PZ को माना गया है। और X और Y को हम बदल सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार में। इसको X अभी जो लिखा है उसको Y भी बोल सकते हैं, PY, और PY को PX भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर PZ जो यहाँ पर बनाया गया Z अक्ष, इसमें PZ यही इसी दिशा अंतर्नाभिकीय अक्ष में ही रहेगा। इसको इस प्रकार से माना गया इसमें। तो देखेंगे यहाँ पर PB जो सम्मुख अतिव्यापन होते हैं या समाख्य अतिव्यापन, यह PZ के मध्य में माना जाता है। तो किस प्रकार से बनते हैं, देखिए इधर से, इस प्रकार से हो गया P और ये दूसरा P, इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में अतिव्यापन हो रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं फ्लोरीन का। अब जब इलेक्ट्रॉन बांध देखते हैं फ्लोरीन का, तो आखिरी में हम चलेंगे तो उसमें आएगा 2pZ में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा फ्लोरीन भी सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में लिखते हैं 2pZ, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2 और 2p5 होते हैं। 2p5 के अंतर्गत में यहाँ पर 2pZ में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में जब हम अतिव्यापन कराएंगे
तो किस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, ये आमने सामने से अतिव्यापन करेंगे। देखिए इस प्रकार चित्र के माध्यम से इस प्रकार से बन जाएंगे। यहाँ पर यह सम्मुख अतिव्यापन हो रहा है आमने सामने से। एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा फ्लोरीन का है, दोनों के बीच में एक बंध बन गया। और जब बंध बनते हैं तो उनका चक्रण क्या होता है, अपोजिट। और इस प्रकार से यहाँ पर जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध बनता है, यहाँ पर सिग्मा बंध। तो जैसे उदाहरण के लिए हम अध्ययन कर रहे थे फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन है दूसरा फ्लोरीन है, दोनों के बीच में एक बंध बन रहा है। इसी को और बोलते हैं हम एकल बंध के नाम से जानते हैं, ये सिग्मा बंध ही है। तो हम पुनः एक बार समझ लें, एस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और पीपी सम्मुख अतिव्यापन या समाख्य अतिव्यापन से जो बंध बनता है उस बंध का नाम क्या है, सिग्मा बंध। और इसमें देखें अतिव्यापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, माने एक कक्ष दूसरे कक्ष को बहुत ज़्यादा ढक रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बंध बनेंगे वह ज़्यादा प्रबल होगा। इसी को हम यहाँ पर VBT के सिद्धांत का यहाँ पर समझ रहे थे कि बंध की जो सीमा अधिक होगी तो अतिव्यापन की सीमा अधिक होगी तो बंध जो है वह प्रबल बनते हैं। आइए चलें हम दूसरा प्रकार के अतिव्यापन पीपी सम्मुख के अलावा एक और होता है पीपी, अगला दूसरा टॉपिक लिखेंगे इसमें पीपी के अंतर्गत में। उसका नाम है यहाँ पर, इसको दूसरा नंबर पीपी का अंत है इसमें, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, साइड वेज या साइड वाइज अंग्रेजी में कहते हैं, ओवरलैपिंग या हिंदी में अतिव्यापन। तो पार्श्व का मतलब साइड से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक पी कक्षक है, एक दूसरा पी कक्षक है, देखो जिसका दिशा चेंज हो गया अब। और इस प्रकार से यहाँ पर भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पर अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, ये है पार्श्ववर्ती या साइड वाइज या साइड वेज बोलते हैं। तो इसमें टच कराएंगे तो कैसा बनेगा चित्र, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये टच कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों के बीच में यहाँ पर टच हो रहा है और ये भाग यहाँ पर टच हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से इसमें साइड से टच करेंगे अतिव्यापन होगा, तो जो बंध बनेगा उस बंध का नाम क्या कहलाता है, पाई बंध है यहाँ पर। अब इसकी बात करेंगे सिग्मा और पाई में। तो ये पाई वाला, ये दोनों यहाँ पर एक बिल्कुल समझ लीजिए, ये दो बार टच कर रहे हैं, इसके यहाँ पर लोब कहलाते हैं, पाली। तो दोनों टच करें तो दो ठो बंध नहीं मर रहा है, ये दोनों मिलकर, ये बात समझ लीजिए इसमें, ये दोनों जब टच कर रहे हैं तब यहाँ से एक बंध का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, और साइड से टच कर रहे हैं, दोनों आमने सामने ऐसा अतिव्यापन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बंध का नाम क्या कहलाता है यहाँ पर, पाई बंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम पढ़ते हैं इसमें, उदाहरण के लिए इसी का मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर यहाँ समझा रहा हूँ उसमें, O2 का बनना। तो O2 में देखिए यहाँ पर दो बंध बनते हैं इस प्रकार से, एक होता है इसमें सिग्मा और एक होता है पाई। तो यही जो पाई है इस प्रकार से भी इसमें जुड़े हुए हैं, इसी को हम द्विबंध कहते हैं। और एक होता है N2 का बनना, जिसमें दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, दोनों के बीच में इस प्रकार से तीन बंध बन रहे हैं। तो एक जो बनता है सिग्मा और बाकी जो बनते हैं वो क्या है, पाई। सहसंयोजक बंध में जितने पहला जो बंध बना है सिग्मा है और बाद बनते हैं वह पाई बंध बनते हैं। इसको थोड़ा इसमें नोट कर लीजिए। आइए हम अब इसमें अभी चर्चा कर रहे थे पाई बंध के बारे में, जिसमें कि साइड से उसका अतिव्यापन होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन में दो बंध हो रहे हैं और नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में तीन बंध बनते हैं। तो जो पहला बंध बना है कोई भी मान सकते हैं इसमें। अब एक जो बंध बना है सिग्मा ही है, और बाद के जो दो ठो बंध बने हैं वो क्या है यहाँ पर, पाई बंध नाइट्रोजन में। तो ये हो गया पीपी, दो प्रकार के हुआ, एक है इसमें सम्मुख पीपी सम्मुख या समाख्य अतिव्यापन, और दूसरा यहाँ पर हुआ इसमें पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। इसमें बनता है सिग्मा बंध सम्मुख अतिव्यापन से,
और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से क्या बनता है, इसमें पाई बंध का निर्माण होता है। अब ये हो गया यहाँ पर सिग्मा बंध और पाई बंध। थोड़ा सा हम देखेंगे सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ऐसे हम देख चुके हैं, इसमें सिग्मा बंध एस 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 पी और पी पी सम्मुख अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि पाई बंध पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है। उसी प्रकार से हम और समझेंगे इसमें अंतर के सिग्मा और पाई बंध में क्या क्या अंतर है इसमें। तो सिग्मा बंध जो होता है यहाँ पर यह प्रबल होता है, जबकि पाई बंध दुर्बल होते हैं। क्यों होते हैं, आगे उसका कारण भी हम यहाँ पर समझेंगे। एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया यहाँ पर एस 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 पी और पी पी सम्मुख अतिव्यापन से बनता है, जबकि पाई बंध पी पी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है। एक बिंदु हो गया यहाँ पर। दूसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट हम समझेंगे इसमें, सिग्मा बंध जो है ये पहले बनता है। पाई और उसके बाद कर रहे हैं हम, पाई के पहले बनता है सिग्मा, पहले बनता है, जबकि यह सिग्मा के बाद में बनता है, सिग्मा के बाद में बनता है। अर्थात दो ठो बंध हैं, तो जो पहले बना वो सिग्मा है और जो बाद में बना हुआ पाई है। उसी प्रकार से हम इसको और समझ सकते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे सिग्मा बंध जो है टूटने की बारी होगा, ऊर्जा, तो यहाँ पर ये सिग्मा बंध चूंकि प्रबल होते हैं इसलिए टूटते बाद में है, तो हम लिख सकते हैं यह पाई के बाद टूटता है, यानी पहले पाई बंध टूटता है उसके बाद में ही सिग्मा बंध टूटेंगे। जबकि पाई बंध देखेंगे यह सिग्मा बंध के पहले टूटता है, सिग्मा बंध बाद में टूटेगा, जबकि पाई बंध पहले टूटते हैं इसमें। अब एक मुख्य बिंदु यहाँ पर है, इसमें सिग्मा बंध जो बनते हैं उसमें अतिव्यापन अधिक होता है, अतिव्यापन की सीमा अधिक होती है, जबकि पाई बंध में अतिव्यापन की सीमा कम होती है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ उसको, अतिव्यापन की सीमा कम होती है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रबल क्यों होता है, कारण यही है इसका, क्योंकि अतिव्यापन अधिकतम सीमा तक होती है, जबकि पाई बंध जब बनते हैं तो इसमें अतिव्यापन की सीमा क्या होती है, माने कम ढकते हैं एक दूसरे को। और आगे एक मुख्य बिंदु है इसमें, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है, मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जबकि पाई बंध में मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ उसको, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जबकि पाई बंध में मुक्त घूर्णन नहीं। तो मुक्त घूर्णन का मतलब क्या है समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर उसको हम रोटेट करेंगे, मैं उदाहरण यहाँ पर समझने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कार्बन और कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, एक है इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम इस कार्बन को हम ऐसा रोटेट नहीं कर सकते, ये बंध को पाई बंध में ये ऐसा घूम नहीं सकता कार्बन, एकदम फिक्स जैसे फिक्स हो जाते हैं उसी प्रकार से हो जाता है। एक को स्थिर रख के हम दूसरे को ऐसा घुमाना चाहेंगे तो नहीं घूमेगा ये, जबकि सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाए जाते हैं। अर्थात एक कार्बन को स्थिर रख करके उससे जुड़ा हुआ जो बंध होते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से रोटेट कर सकते हैं, घूर्णन कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्य अंतर है इसमें। अब आगे चलेंगे, इसमें कुछ अणुओं के बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण समझे हम, H2 बनता है किंतु He2 हीलियम का अणु, ऐसा He2 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्यों? तो इसका कारण हम यहाँ पर पाएंगे
कि हाइड्रोजन, अभी हम समझ चुके हैं इसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा है इसमें, तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक मास लिखते हैं तो 1s1 दोनों हाइड्रोजन का है। इसमें बाहरी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए एस है, इसको गोलाकार इस प्रकार से बनाते हैं एस की उपकोश की आकृति को, तो इन दोनों की यहाँ पर दोनों के दोनों अयुग्मित हैं, इसलिए इनके होता है अतिव्यापन, जिसको हम लोग अभी कुछ समय पहले हम समझ चुके हैं, अतिव्यापन हो रहा है इसमें। इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं, H2 अणु का निर्माण करते हैं। लेकिन हीलियम की बात करें यहाँ पर, तो हीलियम में देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका होता है 2, जब इलेक्ट्रॉनिक मास लिखते हैं तो लिखते हैं हम इसको 1s2। इसका जो s कक्षक है वो पूरी तरह से भर चुका है, पहले से पूर्ण पूरित है। ऐसे दूसरा हीलियम, इसका भी परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉनिक मास लिखते हैं तो 1s2, इसके s उपकोश में एक जो कक्षक है इसमें पूरे पूर्ण पूरित हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्योंकि इसके बाहरी कोश ऑलरेडी पहले से पूरा भरा हुआ है तो दोनों के दोनों अतिव्यापन नहीं कर सकते, इनके बीच में अतिव्यापन नहीं हो सकता, अतिव्यापन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो कक्षक है वो पूर्ण पूरित हैं, कक्षक पूर्ण पूरित हैं, इसलिए इनके मध्य में कोई अतिव्यापन नहीं होगा। अतिव्यापन नहीं होगा तो बंध नहीं बनेगा, इसलिए 2 हीलियम मिल करके ऐसा He2 नहीं बना सकते, जैसे कि हाइड्रोजन बना रहे हैं H2 बना सकते हैं। उसी प्रकार देखेंगे H3 क्यों नहीं बनता, देखिए यहाँ पर H3 नहीं बनता, H4 भी नहीं बनता, हम H2 तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिल करके, दोनों हाइड्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बंध बना चुके हैं, तो ये जब बंध बना चुके हैं, H2 बन चुका है, उस H2 में, अब H2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, H2 इसमें ऐसा बन चुका है, पहले से युग्मित हो चुका है H2 बनते वक्त। अब यहाँ पर जब तीसरा हाइड्रोजन जाएगा इस प्रकार, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले से चूंकि पूर्ण पूरित हो चुके हैं तो ये बंध बनाने में भाग फिर नहीं लेगा, जैसे कि हीलियम के पास हो रहा है कंडीशन। इसीलिए तीसरा हाइड्रोजन जाकर जुड़ता नहीं है, इसलिए H3 भी नहीं बनता, नहीं इसी प्रकार से H4 भी बनता, केवल क्या बनते हैं, H2 तक बनते हैं। लेकिन हीलियम में He2 नहीं बनता, क्यों? क्योंकि उनके बाहरी कोश क्या है, पूर्ण है इसमें। ये हो गया यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत, यहाँ पर कुछ अणुओं का बनना हम यहाँ पर समझ रहे थे। आइए हम इसकी कुछ कमियां हम देखेंगे इसमें, VBT की कमियां, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, हम इसको यहाँ पर समझेंगे। तो पहला एक मुख्य जो कमी है हम इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन अणु की बात करते हैं हम, O2 अणु, ऑक्सीजन अणु, इसका जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण, यह अनुचुंबकीय होता है। इसका हकीकत में चुंबकीय गुण क्या होता है, अनुचुंबकीय, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से चुंबकीय गुण इस VBT का यहाँ पर होता है, उसको हम देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है O2 में, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें लुईस के नियम के अनुसार, लुईस प्रतीक हम बनाते हैं इसको इस प्रकार से, 6 डॉट दिए हैं, यानी बाहरी कोश में, संयुक्ता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 1 2 3 4 5 और 6। अब इस प्रकार से ये 2 बंध बना लिए, ये अपने बाहरी कोश में 8 करना है तो अपने पास 6 और इसका 2, ऐसा समझ लीजिए, अपने पास 6 इसका 2, इसका भी सेम इसी प्रकार से अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बंध बन रहे हैं, तो 2 सहसंयोजक बंध बनेंगे इसमें, जिसमें से एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। अब इस अणु के बनने के बाद देखिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो युग्मित हैं, मैं समझाने इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक ही कक्षक में है, तो इस प्रकार से बन गया यहाँ पर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 जोड़ी, ये एक जोड़ी एक कक्षक में है, इस प्रकार से। अब मैं डाट को थोड़ा सा इसमें विस्तार से इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। अब बताइए यहाँ पर देख करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ बंध बनाए हैं तो इसका युग्मन हो चुका है, एक ही कक्षक में आ चुके हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी जब बंध बनाए हैं तो दोनों भी एक ही कक्षक में आ चुके हैं। अब इस चित्र को देख कर बताइए, क्या कहीं पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, कहीं पर केवल ऐसा एक ही है क्या?
इसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देखेंगे O2 अणु में कहीं पर नहीं है, पूरे के पूरे यहाँ पर जोड़ी बन चुका, ये जोड़ी बन चुका, ये भी जोड़ी बन चुके हैं, बंध बनाने के बाद में ये भी युग्मित हो चुके हैं, ये भी युग्मित, ये अंतिम वाला भी युग्मित हो चुका है। तब कहीं पर भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है वह होता है, अभी इस सिद्धांत आप देखते हैं इसमें, तो ये होता है चुंबकीय गुण उसका प्रतिचुंबकीय। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, सॉरी डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, हिंदी में डाईमैग्नेटिक। इसका मतलब है कि वह चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्रति शब्द जुड़ा हुआ है इसमें। तो प्रतिचुंबकीय कब होते हैं? जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हों, युग्मित होते हैं, तब उसका जो गुण होता है वह प्रतिचुंबकीय होता है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हम अब देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो O2 का गुण होता है वह अनुचुंबकीय होता है। थोड़ा ध्यान में लीजिए इसको, शब्द को। इस VBT के सिद्धांत के आधार पर O2 अणु को प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में O2 जो है प्रतिचुंबकीय नहीं होता। O2 क्या होता है वास्तव में? वास्तव में O2 अनुचुंबकीय होता है। तो इस सिद्धांत, ये जो उसका वास्तविक गुण है, इसको VBT जो है बता पाने में क्या हो गया, असफल हो गया। ये पहला इसका कमियां रह गई। दूसरा कमी हम यहाँ पर देखते हैं इसमें H2+, इस प्रकार के कुछ आयन हैं, माने दो हाइड्रोजन हैं, जो संक्षिप्त में लिखे हम H और H। यहाँ पर प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन में लिखता हूँ हाइड्रोजन का ऐसा 1s1 होता है ऐसा, लेकिन एक में प्लस है। प्लस है का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। जब धनायन बनते हैं तब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तभी धनायन बनता है, अर्थात एक हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। H2+ का मतलब ऐसा है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास प्लस वाला है, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल चुका है, अब यहाँ से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ये बंध बनेगा? क्योंकि हम अभी पढ़ रहे VBT में कि दोनों परमाणुओं के बाद में पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन एक के पास में तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस प्रकार से कोई अब बंध बनने वाला नहीं है। लेकिन H2+ जैसा जो आयन है वो भी विद्यमान है। तो ये किस प्रकार से बनते हैं H2+, इसको बता पाने में ये जो सिद्धांत है VBT क्या हो गया, असफल हो गया। इसी कमी को आगे हम पढ़ेंगे दूर किस प्रकार से किया गया। इसके लिए एक नया सिद्धांत दिया गया है जिसको हम MOT आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। उसके बारे में हम समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर कई अणु हैं जिसके चुंबकीय गुण को ये बता पाने में असफल हो गया, और कुछ आयन हैं ये किस प्रकार से बनते हैं इसको भी बता पाने में VBT असफल हो गया। इसी कमी को दूर करने के लिए आगे हम कुछ और नया टॉपिक, माने उसके जो सिद्धांत हैं हमारी कक्षा 12वीं में ही है, वो आणविक कक्षक सिद्धांत, और साथ साथ अणु की जो आकृति किस प्रकार से बनती है, ज्यामिति किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हमने इस कालखंड के अंतर्गत रासायनिक बंध किस प्रकार से बनते हैं, जिसमें कि सहसंयोजक बंध के बारे में मुख्यतः है उसका सिद्धांत है VBT। इसमें हम उसके अभिगृहित समझे, और कुछ दो बंध नाम थे, सिग्मा बंध और पाई बंध, ये किस प्रकार से बनते हैं और उनकी इस सिद्धांत की क्या कमियां हो गई VBT की, इसके बारे में आज हमने इसमें अध्ययन किया। अब अगले खंड में हम एक नया टॉपिक लेकर के पुनः आपके सामने में फिर से हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।